नमस्कार करें स्टार्ट करो जी। जी नमस्कार। मैं चतर सिंह राजस्थान के जैसलमेर जिले से रामगढ़ का निवासी हूँ। अनुपम जी का हमारे से बहुत बहुत लगाव रहा। आप हमारे सामाजिक कार्य और पानी को ज़ुबान दी, मतलब आवाज़ दी। उनका ध्येय था वो हमें बहुत बहुत करीब से समझते थे। आपने साल में एक बार तो जैसलमेर का दौरा करते ही थे। बरसात और पानी को आप बहुत बहुत गहराई से समझते थे। देश के सबसे कम बरसात वाला क्षेत्र हमारा जैसलमेर, और जैसलमेर में सबसे कम बरसात वाला क्षेत्र रामगढ़, और फिर रेगिस्तान, 50 डिग्री का टेम्परेचर। फिर भी हम अपने जीवन से संतुष्ट थे। पानी के साथ हम रमते थे। मैं 20 से 25 वर्ष पूर्व 25 से वर्ष पूर्व अनुपम जी के संपर्क में आया। टेलीफोन पे चर्चा होती रहती थी। अनुपम जी के ही टेलीफोन आया करते थे, क्योंकि वो मोबाइल नहीं रखते थे। और बरसात के दिनों में तो उनका विशेष लगाव होता था कि चतर सिंह, तितर पंखी बादली दिखी क्या, सूरज की मोगें दिख रही है क्या, अस्त होते सूरज में माछलो दिखे क्या। मैं बहुत, कभी कभी बरसात नहीं होती थी, 2 साल नहीं होती, 3 साल नहीं होती, और कभी 5 mm, 7 mm, 10 mm बरसात होती। तपती धरा में वो सूख जाता। कभी अच्छी बारिश होती, 30 से 40 mm में हमारे तालाब, हमारे खड़ीन, जो मैं खड़ीन शब्द का उपयोग कर रहा हूँ वो एक तरीके से तालाब ही है, पर आप इसे समझें तो तालाब कटोरी की तरह होता है और खड़ीन प्लेट की तरह होता है, थाली की तरह होता है, थोड़ा समतल होता है। कहीं कहीं पालर पानी, रेजवानी पानी एक ही जगह मिलता था, और खड़ील भी उसी जगह। खेती भी, पालर पानी भी, और रेजवानी पानी भी। अनुपम जी हमारे समाज को इतना करीब से उन्होंने समझा
हमें उन्होंने इतना करीब से समझा कि हम नहीं समझ पाए, खुद को नहीं समझ पाए, उतना अनुपम जी ने हमें समझा। मुझे अपने समाज के प्रति, जहां मैं पानी का काम करता था, समाज के साथ रहता था, कभी शंका होती थी तो अनुपम जी का 10 से 15 दिनों में, सप्ताह में टेलीफोन आ जाया करता था। तो वो शंका का प्रश्न में करता था, क्या विलक्षण उनके चीज थे कि वो मुझे उत्तर देते समय उनका उत्तर पूरा होने से पहले ही मैं समझ जाता था कि इस प्रश्न की समस्या की जड़ कहाँ है, और मैं हंस लेता था। अनुपम जी कहा करते थे कि भाई इसका उत्तर तो आपके समाज के पास में है, मिल गया ना। मैंने हंस के कहता था, अनुपम जी इस समस्या का हल मिल गया। जो पारंपरिक तरीके थे उसे हम हकीकत में भूल चुके। शिक्षा प्राप्त की, हमारे पाठ्यक्रम में कभी ऐसा कहीं कुछ चीज नहीं था, परंतु जब हमने समाज को समझना शुरू किया, मैंने 1984 में बीए किया। समाज मुझे कहता था कि चतर सिंह पढ़ा लिखा है, चतर सिंह पढ़ा लिखा है, तो चतर सिंह की 4 आंखें हैं। पर मेरी 4 आंखें कहीं दूसरी जगह खोज में थी, अपने समाज की खोज में नहीं था। मैं समाज का खुद को अग्रणी समझता था। परंतु अनुपम जी के मिलने के बाद मेरे लिए समाज एक पाठ्यक्रम हो गया, और मेरा उस कर्म, उस गति, उस क्रियाशीलता से मैं समाज के साथ जुड़ गया, और पानी का काम स्वतः ही होने लगा। 200 बेरी, 40 से 50 खड़ीन, 10-11 पाताली कुएं, और ये सब समाज ने किए। समाज का जुड़ाव और समाज का काम प्रकृति के साथ है, पर्यावरण के साथ है। आंधियां रेत उड़ाती थी, हम धनुषाकार में कांटे बिछा करके उस उड़ती हुई रेत को रोकते थे, और 2 से 3 साल में वो खड़ीन का बांध बन जाता था। पानी के जो बहाव क्षेत्र में घुलनशील तत्व हैं, जो पानी के साथ घुलते हैं, वो सब तत्व घुलते हुए पानी अपने निश्चित स्थान पे पहुंचता है। पानी से ज्यादा अनुशासित शायद कोई चीज हो। वो जहां ठहरता है उसके साथ घुलनशील तत्व वहीं ठहर जाते हैं, और वही तत्व बिना सिंचित किए हुए, बिना खाद के जैविक उत्पादन 4 महीने तक, 5 महीने तक फसल, गेहूं, सरसों, चना, तारा मीरा, और कुछ साथी धनिया भी उगाते हैं। आज मैं कुछ खड़ीनों में जाके आया, जहां मटर, मूली, धनिया,
भी उगाया गया है और उसका स्वाद एकदम अलग है। धनिये की सुगंध अलग है। तारामीरा लोग अपने काम के लिए, उपयोग के लिए भी बोते हैं। उसका तेल कच्ची घानी से निकलवाते हैं, उसकी सुगंध अलग। उस खड़ीनी पे बेर, खेजड़ी जैसे वृक्ष, झाड़ियां लगी है और वो रेत को रोकती है, रेत को रोकती है और वो बांध मजबूत होता रहता है। उत्पादन खड़ीन में जो हमने बीज डाला है, 1 क्विंटल बीज डाला है, 40 क्विंटल तक उत्पादन होता है बिना सिंचाई किए हुए। सरसों का 1 किलो बीज डाला है तो 4 क्विंटल 5 क्विंटल तक सरसों का उत्पादन ले लेते हैं। 10 किलो, यदि 40 किलो 1 हेक्टेयर में हमने चना डाला है तो हम 20 से 25 क्विंटल तक चने का उत्पादन हो जाता है। किसी प्रकार का कोई डीएपी, यूरिया नहीं, कीटनाशक पदार्थ नहीं, और उसका स्वाद अपने आप में एक अलग। अनुपम जी यहां आते थे, लोग जुड़ते थे। जो हमारी परिपाटी है कि बाहर से आने आदमी का स्वागत किया जाए, अनुपम जी खुद हमारा स्वागत करते थे। समाज को बहुत अटपटा लगता था, लोगों को अटपटा लगता था कि ऐसा कहीं हो ही नहीं रहा है, पर अनुपम जी उस समाज को बहुत श्रद्धा से देखते थे और जो देखते थे वो मिलता था, वो होता था। और जो ये सब समाज ने काम किया मेरे क्षेत्र में, आज एकल पार के भील परिवार जो कभी अपने गांव ढाणी से पलायन किया करते थे, मजदूर के रूप में सीमा क्षेत्र पे सड़कों पे काम किया करते थे, आज उनके खड़ीनों में प्रकृति के सहयोग से पानी, रेत, बांध बना है। गत वर्ष 1.5 करोड़ का उत्पादन था। इस साल फिर भी 1.5 करोड़ का उत्पादन है। आज गाजीराम करके एक साथी है, उनसे मिला तो उसने कहा कि अच्छे परिवार का, खाते पीते परिवार का बच्चा जैसे फलता और फूलता है, वैसे हमारी जमीन भी फलती और फूलती और बढ़ती है। क्योंकि पानी के साथ जो बह के तत्व आता है, 2 फीट का पानी ने भराव लिया है तो उसमें 1 इंच क्रीम आई है। जैसे दूध के ऊपर क्रीम होती है, वैसे 1 इंच क्रीम आती है। और यदि 2 बार पानी आया है तो 2 इंच 1 साल की क्रीम है। और पास की जमीन, ऊंची जमीन है, उसकी जुताई की है तो वो पानी के साथ बह के रेता आ रहा है, तो इसे 3 से 4 इंच मिट्टी खड़ीन में बढ़ती जाती है और खड़ीन का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता जाता है, तो जमीन बढ़ रही है। शायद रेगिस्तान में हर 5 और 10 साल में यदि 1 हेक्टेयर क्षितिज जमीन बढ़ रही है
तो ये अपने आप में बहुत हमारे लिए बड़ी बात है। अनुपम जी एक बार नेत्सी गांव में आए, फराद भाई भी साथ में थे। गांव के लोगों ने गाड़ी रुकवाई, उनसे मिले, बातें हुई। उन्होंने कहा कि बरसात नहीं हो रही है। अगस्त महीना, जुलाई पूरा महीना खाली गया। 16-17 अगस्त की बात थी। लोगों ने कहा बरसात नहीं हो रही है। फराद भाई ने कहा अभी भेजता हूं। लोग हंसे, मैं भी हंसा। 10-15 मिनट बीते होंगे, गांव से टेलीफोन आया कि चतर सिंह, विप्रासर तालाब भर गया। 12मासी तालाब, जिसमें 6 बीसी बेरी है। मात्र 30 mm में 15 से 20 मिनट में तालाब भर गया। मैंने टेलीफोन किया अनुपम जी को, फराद भाई को, मैं अनुपम जी से बात करवाइए, विप्रासर भर गया। नहीं नहीं, कैसे भरा? मैं एक भर गया। तो ठीक है, हम सुबह आते हैं। सुबह आए, पूरा गांव का समाज, बड़े बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, बच्चे, सब विप्रासर तालाब पे थे। एक उत्सव था, एक त्योहार था हमारे लिए। पूरा तालाब भर चुका था। 12 माह का पानी तालाब में एकत्रित हो चुका था और तालाब का नेस्टा बह रहा था। अनुपम जी ने कहा कि गुड़ मेरी तरफ से बटेगा। उस गांव में दुकान नहीं थी। 8 किलोमीटर दूर हम रामगढ़ आए। हम गुड़ का एक कट्टा ले गए और अनुपम जी ने पूरे गांव समाज को गुड़ बांटा और लोगों ने बहुत खुशी मनाई और लोगों ने एक जुड़ाव महसूस हुआ। एक बार तालाब वो भर जाता है, 12 मास तो पालर पानी पीने को मिलता है। 6 बीसी बेरी, मतलब 120 बेरी उस तालाब के अंदर है, जिसमें से 24 बेरी चालू है। 8 से 10 बेरी पूरे गांव, पास के गांवों को पानी सुलभ करवाती है और एक बेरी में पानी का 33-34 फीट गहरी बेरियां हैं, जिसमें भराव 25 से 28 फीट तक मिलेगा। दूसरे साल बारिश नहीं होती है तो 15 से 16 फीट भराव मिलेगा। तीसरे साल बारिश नहीं होती है तो 5 से 7 फीट तक का भराव होगा। कहते हैं कि 7 साल तक अकाल पड़ जाए, 7 काली तक भी विप्रासर का पानी बेरियों का खत्म नहीं होता। नीचे मुल्तानी मिट्टी की सतह है, पानी नीचे नहीं जाता है, पानी ठहर जाता है और वो पानी समाज पीने के काम में लेता है। 6 गांव के लोगों ने उसमें बेरी बनाई। जिस बेरी से, उसमें मेघवाल बांदा गांव के हमारे भाई हैं। बड़ा अटपटा लगेगा साथियों को ये बात। वो सोलंकी है। कुछ पीढ़ी पहले वो मेघवाल बन गए, पर विप्रासर से उनका वही लगाव है जो हमारा विप्रासर से है। और उन्होंने भी वहां एक बेरी बनाई है और वो बेरी गांव के नजदीक है। विप्रासर के पश्चिम किनारे पे गांव है तो वो बेरी भी विप्रासर के पश्चिम कोने में है, तो करीब करीब समाज उसी से ही पानी भरता है। और एक गौरवान्वित महसूस वो परिवार होता है कि ये हमारे पूर्वजों ने इसको बनाई और हमने इसका रख रखाव किया।
हम शायद अनुपम जी ने हमें कभी, मुझे कभी खालीपन महसूस नहीं होने दिया। आज भी मुझे कभी खालीपन महसूस नहीं होता। आज भी लगता है कि वो मेरे कहीं कहीं आसपास है। कहीं पानी, समाज, लोगों का जुड़ाव, उसमें ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच है, आज भी है। बेरी में जब आज अभी बेरी में जब 22 फीट गहरी है, उसमें 19 फीट पानी का भराव है, मात्र 3 फीट खाली है। जब मैंने उसमें बाल्टी डाल के पानी निकालने की कोशिश की तो पानी जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि अनुपम जी बोल रहे हैं। जो हमारा काम है वो बोल रहा है, काम बोलता है, मतलब अनुपम जी बोलते हैं। वो दिल में बसे हैं समाज के। वो लगाव, वो स्नेह, उनकी नम्रता, उनकी वाणी, और सबसे एक समान। और हर आदमी को दिल देना, ये अनुपम जी की एक अलग पहचान थी। मेरे पिताजी भी पानी का काम करते थे। ये बात अनुपम जी को जब पता चली तो एक बार मेरे घर अनुपम जी आए हुए थे। पिताजी अलग एक सभा भवन में बैठते थे, हम अलग दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। तो मैंने देखा अनुपम जी कहाँ गए। तो जब मैं पिताजी वाले उस सभा भवन में जाता हूं तो अनुपम जी ने एक साल पिताजी को उठाया है और पिताजी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। पिताजी भाव विभोर और कहते हैं, मैं आया और मैंने इस दृश्य देखा। एक पानी के काम करने वाले के प्रति अनुपम जी का लगाव एक जिसकी अपन शब्दों में कोई कह नहीं सकते। इतना उनके प्रति लगाव था। एक हम जैसलमेर जिले के, जो जैसलमेर से भी 150-200 किलोमीटर दूर है, जैसे सागड़ क्षेत्र है, वहां अनुपम जी के साथ हम गए। वहां लोगों ने कहा कि आप कहां से आए? हम दिल्ली से आए और आपके दर्शन करने आए। उन दोनों को लोगों को बड़ा अजीब लगा कि एक दिल्ली का आदमी। तो कहा आप ठीक है आ गए हैं, आप दोबारा कभी नहीं आएंगे, क्यों हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं है, दूर दराज है, कोई जाता भी नहीं, और आप आए तो आप दोबारा नहीं आएंगे। जब मैंने अनुपम जी का परिचय, जो हमने काम किया, उसके बारे में बताया कि ये काम अनुपम जी की प्रेरणा से हुआ और मैं अपने समाज में रहने वाला
एक दिल्ली के आदमी से सीख रहा हूं। वो आदमी ये अनुपम जी है जो आपके बीच में आए हैं। वो खान बंधु, उसने कहा कि हाँ मैं ईसावल गया था, और लोगों ने कहा कि आप यहां सोइए। उसने कहा नहीं, मैं ईसावल कुएं की चौकी पे सोऊंगा। ईसावल कुआं समाज ने बनाया। उसको ये विश्वास हो गया कि ऐसी चीज सरकार का आदमी नहीं बना सकता, और उसने 2-4 कुएं के और भी नाम लिए, बेरियों के नाम लिए। अनुपम जी कहते थे कि समाज के काम को किसी प्रचार की जरूरत नहीं है, वो काम अपने आप में बोलता है। जैसे पानी में कोई अपन चीज डालें और एक तरंग गोल में तरंग फैलती है गोलाकार में, वैसे ही समाज में काम करने वाले की प्रेरणा या उस काम की खुशबू उस तरंग के आकार में चारों तरफ फैलती है। एक बार मुझे टेलीफोन आया कि कहीं बंगलोर जाना है। मैं शहर से तैयार हो गया कि जाऊंगा बंगलोर, हवाई जहाज में उड़ूंगा, देखूंगा, जाऊंगा, आऊंगा। जब वहां मीटिंग में गया, उस मीटिंग की विषय हमसे पानी से भिन्न था। पर जब मुझे वहां पूछा गया कि आपकी इस मीटिंग में इस कारण बुलाए गए कि अनुपम जी ने कहा कि मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, मेरे गुरु को भेज रहा हूं। उन्होंने मेरा नाम और मोबाइल दिया, उन्होंने मेरे से संपर्क किया, मैंने हाँ कर दिया। फिर वहाँ पहुँचा तो लोगों ने, वो जो मीटिंग बुलाने वाले थे, उन्होंने मुझे पूछा कि आप अनुपम जी के गुरु हो? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं अनुपम जी का गुरु नहीं हो सकता। तो क्या आप शिष्य हो? मैंने कहा नहीं 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 उस व्यक्ति का मैं शिष्य बनने का भी योग्य नहीं हूं। तो उन्होंने मुझे कहा आप उनके दोस्त हो? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं उनका दोस्त भी नहीं। तो फिर आप क्या हो? मैं कहता मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनको दिल में, मेरी वो मुस्कान है, मेरी वो खुशी है, मेरी वो आनंद है, और पूरे समाज का आनंद है। इतने सरल हृदय आदमी, तो जहां हम जुड़े हैं, जहां हम रहते हैं, उस समाज से हम नहीं जुड़ पाए, और हमसे 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ आदमी एक मुस्कान से, एक मीठे वचन से हमें अपने समाज की जड़ों से जोड़ रहा है। ये अनुपम जी की एक अनुपम देन थी साहब, अनुपम देन थी। वो समाज को बहुत करीब से समझते थे, बहुत करीब से। खड़ीन की अपन बात करें, सरकार सहकार सहकार करके प्रचार करती है। एक खड़ीन में 12 गांव की जमीन है। गांव का मतलब 250 से 300 परिवार की एक इकाई, और उसमें सभी मिलके खेती करे। मेरे भोजराज जी के परिवार में मैं बात करूं
तो मैं चतर सिंह, मेरे पिताजी करण सिंह, फिर समरत सिंह, मूलजी, शेर सिंह, स्वरूप सिंह, भीमो, आपमल, जगन्नाथ, सुजान, देदान, भोपाल और भोजराज, 12 पीढ़ी पहले जो खड़ीन बना, और भोजराज जी के भाई बंधु ऐसे करके आज उनके 12 गांव हैं। आज भोजराज जी के 250 परिवार हैं। वो सभी परिवार उस जमीन के हकदार हैं। हक तो है। हमारे जैसलमेर के जमीन का लिखित रिकॉर्ड नहीं था। जमीन का मालिक राजा नहीं था, जमीन का मालिक समाज था। और आज लोकतंत्र की बात होती है जहां जमीन का मालिक सरकार है, समाज नहीं है। राजतंत्र में जमीन का मालिक समाज था। जब 1957 में जमीन बंदोबस्त की बात आई, समाज ने कहा हमारे पूरे समाज की जमीन है। क्या 200-250 परिवार के नाम एक कागज में लिखे जा सकते हैं? क्या 10 हेक्टेयर जमीन 200-250 परिवार की हो सकती है? तो उन्होंने कहा कुछ जमीन कुछ लोगों के नाम लिखा दो। वो जमीन 10 से 15 परिवार के नाम लिखी गई। आज इस उठापटक के प्रतिस्पर्धाओं के समय में भी आज वह जमीन 250-300 उन परिवारों की है, और वास्तविक में वही मालिक हैं। जिनके नाम दर्ज है वो मालिक नहीं है। उन परिवारों में जो खेती करता है, उत्पादन पे उसी का अधिकार है, जमीन के मालिक का अधिकार नहीं है। कोई दूसरा धंधा करता है तो उसको उस जमीन के उत्पादन का हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ, विधवा, विकलांग, बीमार व्यक्ति जो खेती नहीं कर सकता, उसको उतने परिवारों के हिस्से में से उनको उत्पादन दिया जाता था। ये आज भी इन खड़ीनों में लोग खेती करते हैं, और सरकारी किसी प्रकार का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। सब कुछ सामाजिक है और सामाजिकता से चल रहा है। 4 वर्ग किलोमीटर के खड़ीन आज से 500-700 वर्ष, 1000 वर्ष पूर्व बने। पत्थरों की दीवारें बनाई गई। पत्थर 50 से 60 किलोमीटर दूर थे। एक पत्थर की लंबाई 12 से 16 फीट, चौड़ाई 5 से 6 फीट, मोटाई 2.5 से 3 फीट। वो समाज के लोग किस साधन से इतने बड़े पत्थर लाए? 1-1 किलोमीटर तक दीवार उन्होंने चुनी, धनुषाकार दीवार, और प्राकृतिक रूप से आंधियों वाली रेत उसमें रुकती गई। आज भी समाज उसे उसी ढंग से सामलाती के रूप में काम कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बहुत ही बड़ी बात है। जीवन भी खड़ीन पे तो मरण भी खड़ीन पे। कब्रिस्तान भी वही है तो शमशान भूमि भी वही है। कुल्हाड़ी बंदी भी वही है तो जो भी वनस्पति है वो वही है। इन खड़ीनों पे आयुर्वेदिक औषधियां, शंखपुष्पी यादाश्त के लिए, चामकस, धामण, रोवा,
झिल्लों, बेकर, ये सभी वनस्पतियां वहीं संरक्षित होती है। मतलब समाज के साथ पर्यावरण, प्रकृति भी जहां पनपती है। आज जब एकल पार गए, खड़ीनों में गए, तो विदेशी पक्षी कुरंज जो वहां आती है, ठहरती है, उसके मार्ग में पड़ता है ये हमारा। और अब तो वहां खड़ीनों में उनको खाने को मिल जाता है, तो वो वहां ठहर भी जाती है। ये जो एक जुड़ाव है, यदि अपन बात करें, अनुपम जी कहते थे कि एक पाठ्यक्रम, एक शिक्षण, लाशिपा, लाशिपे में सभी मिलके काम करते हैं, जिसमें दादा भी होता है, बेटा भी होता है और पोता भी होता है, सास भी है, बहू भी है और ननद भी है, और उत्सव में सभी काम करते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये पारंपरिक ज्ञान ये चलता रहता है। ये एक लाशिपे की पद्धति आज भी चल रही है। ये समाज की एक बहुत बड़ी अनुपम देन है। डेरू डेडरियो, एक बच्चों का बरसात से पूर्व घर घर घूमना, झोली लेके घूमना, सभी बच्चे डेडर मतलब मेढक, डेडर का डरूं डरूं, ठाला ठीकर भरूं भरूं, और हर घर से गुड़ अनाज मिलता है। तालाब पे जाते हैं और तालाब पे जाके घुघरी बना के उछालते हैं। मैं एक बार मौसम विभाग गया था, मौसम विभाग के अधिकारी से मिला, तो उन्होंने कहा कि ये डेडरी वैज्ञानिक है। जो बाकड़, जो घुघरी जो उछालते हैं, बरसात का जो मौसम बनता है, जो छींटे हैं, वो बरसात को, बादल को बरसने में सहायक होते हैं। कोई सैकड़ों तरीके के नाम अनुपम जी ने आज भी खड़े हैं तालाब में दर्ज किए हैं। हमारी अपनी जो धरोहर थी, उसे हम नई पीढ़ी भूल गए, पर अनुपम जी ने उस धरोहर को नई पीढ़ी में, हम में इतनी गहराई से बिठा दी है कि आज भी समाज काम कर रहा है। ये सब चीजें बहुत आज के समय में ऐसे आदमी बहुत कम देखने को मिलते हैं। अनुपम जी के जाने के बाद उनके काम, उनके विचार, उनके वचन वो याद आते हैं तो दुख नहीं होता है। एक उत्साह, मुस्कान, उमंग होती है। एक प्रेरणा थी हमारी और है। ऐसा अनुपम, ऐसा सुंदर काम करें कि देखने वाला देखे, उसको ठहर के देखे, नजर भर के देखे। ये अनुपम जी कहते थे। बेरी बन रही है, बेरियां पहले बनी है,
बावड़ियां बनी हैं, कुएं बने हैं, उसमें एक सुंदर सा फूल भी बनता है। वो फूल कठिन परिश्रम में भी मुस्कान पैदा करता है। एक रेगिस्तान में हरिन भी होते हैं। जो हरिन की सींगड़ी है, उसका जो सींग है वो घुमाव बटाईदार होता है, और जब कुएं से पानी निकालते हैं तो चड़स को खींचने वाली रस्सी और ऊंटों के बंधी हुई रस्सी को जोड़ने की जो कड़ी होती है उसमें वो सींगड़ी घुसा देते हैं। वो बटाईदार सींगड़ी उसमें इतनी मजबूती से एक बोल्ट की चूड़ी की तरह उसमें ऑटोमेटिक प्रकृति की चूड़ी बनी हुई है और वो उसमें से निकलती नहीं है। तो समाज ने उसको सींग को खिले के रूप में प्रयोग किया। छोटी छोटी बातें जो हम कभी नहीं समझे, वो अनुपम जी हमको हंसते हंसते समझा देते थे। एक बार हम हिमालय गए, अनुपम जी के साथ में भी था। गर्मी का भी मौसम था, पर वो गर्मी नहीं, हमारे यहाँ की अभी की सर्दी जैसे सर्दी थी। पहाड़ों में कभी जाना नहीं होता था, कभी गए नहीं, हम तो रेगिस्तान के आदमी ठहरे। थोड़ी थकावट भी हुई थी। अनुपम जी मेरे से 12-13 साल बड़े भी थे। तो मुझे कहा, चतर सिंह थक गए होंगे, आपके पांव दबा दूं। मुझे बहुत संकोच महसूस हुआ। मैंने कहा नहीं अनुपम जी, ऐसी नहीं, मैं आपके पांव दबाता हूं। नहीं, आप पांव मत दबाइए, आप तो राजा हो। मैंने कहा अनुपम जी, हम राजा कहाँ हैं? कि जो पानी का काम करता है वो राजा ही होता है। वो समाज और राजा भी तो काम करते थे। गड़ीसर देख लीजिए, जैसलमेर का राजा खुद लाशी पे सम्मिलित होता था। तो जैसलमेर की कम बरसात होते हुए भी 12मासी तालाब, दाही या सैकड़ा की संख्या में है। यह समाज में लोकात्यों में है। कहते हैं कि अरे भले आदमी, आपका नाक किधर है? नाक तो चेहरे पे होगा ना? नहीं, समाज के उस व्यक्ति का नाक उसका पाताली कुआं है। पाताली कुआं उस समाज का नाक है। चाहे जैसलमेर हो, चाहे हिमालय हो, गांव की सीमांकन पानी के बूंद के आधार पर थी। दोनों गांव के बीच में जो पहाड़ी है या जो कहीं ऊंची जगह है, तो जिस गांव का पानी की बूंद जिस गांव की तरफ बह रही है, वो ढलान, वो जमीन उस गांव की है। जो पानी की बूंद दूसरी तरफ बह रही है, तो वो ढलान उस गांव की है। ये हिमालय से लेकर जैसलमेर की रेगिस्तान तक है। कहीं पानी बहता है, कहीं पानी नहीं बहता है, तो हवा चलती। रेगिस्तान में हवा है, रेत उड़ती है, पानी नहीं है तो रेत बह रही। तो जिस रेख पर, टिब्बे पर एक रेखा जैसी बनती है, जिस रेख पर जिधर ढलान है वो उस क्षेत्र की है, और जिधर
विपरीत ढलान है उस गांव की। और ये सब चीजें ये किसी पाठ्यक्रम में नहीं है। मेरे जिले का नक्शा है, मेरी तहसील का नक्शा है, प्रांत का नक्शा है, भारत का नक्शा है, देश का है, विश्व का है, सागर महासागर के नक्शे हैं। मेरे पाठ्यक्रम में मेरे गांव का नक्शा नहीं पढ़ाया जाता। मेरे पाठ्यक्रम में मेरे तालाब का नक्शा नहीं पढ़ाया जाता। मेरे पाठ्यक्रम में मेरे ओरण, गोचर, पायतन, आगोर, पाछोर, इसके नक्शे नहीं पढ़ाए जाते। इसे समाज पढ़ाता है। नेत्री के बड़े बुजुर्ग थे हजार सिंह जी, मेरे से 20 साल बड़े थे, अभी गुजर गए 4-5 साल पहले। विप्रासर में हम काम करते थे। हजार सिंह जी, हमारे गंग सिंह जी भी साथ में थे। मैंने एक बार पूछा, हजारिंग थे विप्रासर कौकर जुड़िया, आप विप्रासर से कैसे जुड़े? उन्होंने कहा, मेरे चाचा कि मैं अंगुली पकड़ के बच्चे के रूप में यहां आता था और तालाब की सफाई करता था, उस दिन से मैं जुड़ चुका था और आज तक जुड़ा हूं। जहां कोई मजदूर नहीं, जहां कोई बड़ा नहीं, जहां कोई छोटा नहीं, और तालाब बनते ही जा रहे थे। मेरी दादी मुझे बचपन में एक कहानी सुनाती थी। वो कहानी ये थी कि दरिद्रता, गरीबी बोलती भी आती है कि मैं आ रही हूं। हमारे यहां की भाषा में हेला करती आई। गांव के जैविक संसाधन, ओरण, गोचर, खड़ीन, तालाब टूटते हैं, नष्ट होते हैं। फिर गांव की गलियों में कचरा मिलता है, लोगों के घरों की बाड़ें उड़ी हुई मिलती है, झोंपड़ियों की छतें बिखरी हुई मिलती है। कुछ समय बाद में चारपाई टूटी हुई मिलती है, पगड़ी फट जाती है। कुछ समय बाद में जूते फट जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं। कुछ समय बाद में उस घर के आटा नहीं होता रसोई में। वो आदमी चिंता करता है जब वो दरिद्रता बोलती है कि देखो मैं कहां से चिल्लाती आ रही हूं, तुमने मुझे गांव की सरहद पे रोक लेते, तुम्हारे उजड़ रहे थे, तुम वृक्ष काट रहे थे, तुम ओरण गोचर मिटा रहे थे, तुम तालाब पे देख रेख नहीं कर रहे थे। वो सब दरिद्रता के आगमन की निशानी थी। आज चिंता करने लगा। ये सब पहले दूर से ही चिंता कर लेते तो ये पूरे गांव की खुशहाली होती। स्थानीय भाषा में दाड़द बोलते हैं यहाँ, कि दाड़द हिला करती आई। आज मेरे गांव में, खड़ीनों में, तालाबों में, बेरियों में प्रचुर मात्रा में पानी है, फसलें लहला रही है। ये अनुपम जी की देन है। 1984 में बीए किया, पता नहीं कहां से ये दिमाग में आई कि मैं सर्विस नहीं करूंगा। परंतु
उस खोज में, उस विचार में मुझे अनुपम जी मिले और मुझे दिशा दी। गरीब से गरीब आदमी जो कभी अपना गांव छोड़कर पलायन करता था, आज वहां करोड़ों का उत्पादन हो रहा है। एकल पार के भील परिवार 8 से 10 लाख का उत्पादन हर साल ले रहा है कृषि से, पालर पानी से। 3 से 4 लाख का उत्पादन पशुधन से, 10 से 12 लाख का उत्पादन ले रहा है। वो प्रेरणा उस देवतुल्य इंसान की है, अनुपम जी की है। हमारे यहां कहावत है, पग्गे बलती जलती कोई नहीं देखे, पग्गे जलती कोई नहीं देखे, डूंगर बलती हारा ही देखे। अपने आसपास क्या हो रहा है ये तो देखो। अंगुली करके दूसरी जगह क्या दिखा रहे हो। उन भील परिवारों ने अपने निकट से निकट देखा। आज सभी खुश थे। कोई साथी बाहर से आए थे खड़ीन को समझने के लिए, उनको भी बड़ा बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद आया। खेजड़ी में झूला हो, बच्चे झूल रहे हो और पास में हरियाली हो, तो एक बहुत बड़ी चीज है साहब, बहुत बड़ी चीज है। आनंदित हमें आनंदित कर गए अनुपम जी, पूरे समाज को आनंदित। और हमारी अपनी चीज हम भूल बैठे थे। हम कहीं दूर खोज रहे थे और वो हमारे बहुत निकट थी, सहज और सरलता से होती थी। हम अपने काम से दूर होते गए और इस सरकार पे विश्वास करते गए। पानी पीएचडी विभाग करेगा। एकल डबला के लोगों को मैंने कहा कि अपन पाइपलाइन में पानी नहीं आता है, पीएचडी विभाग जाएं और ऑफिस में मटके फोड़ेंगे। उन्होंने कहा सत्तर सिंह 1-2 मटके ही हैं, वो वहां फोड़ के आएंगे तो फिर पानी किसमें भरेंगे। आज हर खड़ी में बेरी है, कहीं 3 फीट पे पानी पड़ा है तो कहीं 5 फीट पे पानी पड़ा है, मीठा अमृत पानी। बेर की डाली लेके बताते हैं सत्तर सिंह, देखो ये अंगूर की तरह बेर लगे हैं, ककड़ी लगी है। एक उस ककड़ी को पीछे ही नमी वाली जगह रोपित कर देते हैं और उसमें से फुटान होता है। सत्तर सिंह देखो ये इस साल का हमने बेर उगाया है। ये अशिक्षित अनपढ़ हमें बोला जाता था, उस समाज को अक्षर ज्ञान नहीं था, पर उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान था। उनको आवाज देने वाले अनुपम जी थे। अनुपम जी सबको
समझ लेते थे। सबको समझ लेते थे। कोई नहीं भी बोलता था बैठक में, अनुपम जी उसके दिल की बात मुझे कह देते थे कि चतर सिंह ये आदमी की प्रवृत्ति ऐसी है। क्योंकि मैं तो उस समाज के साथ जीने वाला था, मुझे मालूम है किस आदमी की प्रवृत्ति कैसी है। नेगेटिव सोचने वाले आदमी को अनुपम जी से बातें करने के बाद में वो हमारा सहयोगी बन जाता था। कोई उपदेश जैसा उनके जीवन में ऐसा कोई नहीं था कि वो उपदेश दे। ज्यादा बोलने का उनका स्वभाव भी नहीं था। कोई भी व्यक्ति प्रश्न करता था, उसके मानस में, उसके अंदर से ही उस प्रश्न का उत्तर वो जीभ से कहने लग जाता था। ये मेरे साथ तो कई बार हुआ। मैं हंस लेता था कि अनुपम जी को मैंने पूछा है, पर ये तो मेरे पास था। बस वो जो मेरे माइंड में जटिलता आ जाती थी उस प्रश्न को लेकर, अनुपम जी उस हंस के उस जटिलता को साफ कर देते थे, उस उलझन को साफ कर देते थे, मुझे उस प्रश्न का उत्तर आ जाता था। वहां जाते थे दिल्ली, मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते थे। मैं उनका पारिवारिक, और मैं नहीं, देश के पानी के काम करने वाले सभी बंधु अनुपम जी से जुड़े हुए थे। और हमको एक दूसरे से जोड़ते भी थे। एक बार मैं खड़ी इनके चने भेंट स्वरूप ले गया, बड़े संकोच के साथ। मैंने कहा मैं ये लाया, हो खड़ीन का प्रसाद है, रेगिस्तान का प्रसाद है चना। मैंने दिया, घर पे रखा। जिस थैली में मैं चने ले गया था उस थैली में अखरोट भर के लाई। मुझे कहा कि ये ठीक है, आपके चने मैं हिमालय तक भेजूंगा और ये हिमालय की प्रसाद रेगिस्तान तक जानी चाहिए। और वो थैली अखरोट से भरी हुई थी। लास्ट में बीमार हुई, बीमारी भी बड़ी अजीब थी। मुझे कहा चतर सिंह, हंस के कहते थे, 5-7% लोगों को ये बीमारी होती है। मैं उस बीमारी का नाम नहीं लेना चाहता। उस 5-7% में मेरा भी नंबर आ गया। और हंस के कहते थे, एक सहजता के साथ करते थे कि ठीक है। उस साल मैं के संस्था में काम करता था, अनुपम जी उसके अध्यक्ष भी थे। उस संस्था में काम समाज करता था, उस गति से हम भी करते थे और उसी गति से संस्था भी चलती थी। एक बार कुछ काम की ढिलाई थी, अनुपम जी ने कहा चतर सिंह कैसे हो? मैंने कहा साहब मैं ठीक हूं, मैंने बिजरासर खड़ीन में पैदावार ली है साहब इस साल। अच्छी बारिश थी, खड़ीन भरा हुआ था। कि तुम तो बहुत खुश नजर आते हो। मैं क्यों नहीं खुश हूं, समाज करता है वैसे मैंने भी किया और अच्छी सरसों की पैदावार हुई है। मेरे मन में आया ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए सार्वजनिक रूप से, मेरे मन में आया कि मेरे पास इतना पैसा है। तो अनुपम जी बहुत सादगी से जीने वालों में थे, मितव्ययी, बहुत सादगी से। और ये पाठ उन्होंने अपने साथियों तक भी दिया, जो भी निकट थे उन सब तक
जीवन कैसे जीना है वो भी उसी ढंग से हम जीते थे। मैंने देखा कुछ अनुपम जी को मैं कुछ सहयोग दूं, पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में आया। मैं वहां गया, संकोचवश कह नहीं पाया। उससे पहले मुझे कहा कि सत्तर सिंह, ऐसी बीमारियों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हो जाए, जीवन में कुछ बचत होनी चाहिए। मैंने कहा साहब मेरी सरसों हुई है, ये हुई है, पैदावार है, वो है। कहा मेरे एक साथी का टेलीफोन आया था, वो कुछ कहना चाहता है, वो कुछ देना चाहता है। मैंने सोचा कि वो चीज तुझे दे दी जाए। मैंने कहा मेरे पास सब है, तो कहे सब कुछ है, अपने पास कभी कमी नहीं आएगी। मैं देने का शब्द अपने मुंह से नहीं कह पाया, उससे पहले वो मेरे दिल की बात समझ गए थे। पता नहीं, कई लोग कहते हैं हमको कमी खलती है। साथियों, मुझे कमी नहीं खली अनुपम जी की। वो काम जो देखता हूं समाज का, वो अनुपम जी का ही है। उस काम में अनुपम जी बोल रहे हैं, उस काम में अनुपम जी मुझे खुश नजर आते हैं। ये अनुपम जी की विशेषता थी। एक बार अनुपम जी ने मुझे एक फिल्म दिखाई, आजादी के पूर्व की थी, गांधी जी की। पूरी फिल्म देखी मैंने। अनुपम जी से ने मेरे से प्रश्न किया कि सत्तर सिंह, इस फिल्म में 2 चीज बता, क्या देखी? मैंने कहा अनुपम जी, आजादी से पूर्व हमारे जो नेता, उनके पेट सीने के नाप से कम थे। सभी के देखे मैंने इस फिल्म में, किसी का भी पेट बढ़ा हुआ नहीं था। और आज मेरे देश के नेताओं के पेट सीने से ज्यादा बढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा दूसरी क्या देखी चीज? मैं दूसरी देखी साहब, जो रैलियां निकलती है वो सब बैलगाड़ियों पे निकली। बैल भी सुंदर, पेटू नहीं, एकदम घोड़े के माफिक। और आज मेरे देश के बैल भी पेटू हो गए, मोटे हो गए, उनका कोई उपयोग नहीं रहा। अनुपम जी ऐसे मुझे वो कई चीजों के जवाब उनकी मुस्कान में आ जाता था, उनके भाव से आता था। वो लगाव, वो स्नेह, एक छोटे से पानी के काम करने वाले, देश के एक कोने में रहने वाले, उनसे भी जुड़ा रहता था और सबके तार जोड़ते थे, सबसे संपर्क में रहते थे और सबको संपर्क में रखते थे। या कहूं तो वो खालीपन दिखता है, वो खालीपन दिखता है जो हम सबको जोड़ता था एक दूसरे से। वो खालीपन जरूर दिखता है। ठीक है साथियों, नमस्कार।